हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि सरकार बहुत तत्पर है, ये हम सभी जानते हैं। और अक्सर ये जो पूरा इस अपराध से निपटने की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक कई बार विवादों में भी फंसी है, क्योंकि बहुत सारे राजनेता जो हैं पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल उसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, या फिर आपके हेमंत सोरेन साहब उसका उदाहरण है। बहुत सारे राजनेता आप देखेंगे। इनफैक्ट ज्यादातर राजनेता जो गिरफ्तार हुए हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ही गिरफ्तार किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में। तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। तो इस वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों का सर्वे करता है और उन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के लिए जो उपाय हैं वो कितने कारगर हैं, वो उपाय कितने ठीक से काम कर रहे हैं, इस पर अपनी रिपोर्ट बना के देता है। तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में इस बार जो अभी 2023-24 की जो रिपोर्ट उसकी आई है उसमें इंडिया की यानी कि भारत की उन्होंने सराहना की है और भारत को उन्होंने एक अच्छी रेटिंग प्रदान की है। तो ये पूरा मामला क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, इस कार्यबल की आवश्यकता क्या है और इस बार की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये सब मैं आपको अगले 10 मिनट में समझा दूंगा। तो कृपया इस सेशन से जुड़े रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है उसमें अभी चल रही है सेल। आप AJ लाइव कोड लगा के 25,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं AJ लाइव कोड लगा के ये बैच आपको 29,999 का मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली समाधान मिलेगा। आपको फीडबैक दिया जाएगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए अब जल्दी से एक बार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि भाई ये जो संस्था है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ये है क्यों, मतलब इसका औचित्य क्या है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जो है जिसको FATF भी कहा जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये FATF क्यों है, देखिए इस बात को समझिए कि आतंकवाद जो है वो एक वैश्विक समस्या है। ये बात तो आप जानते हैं, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में इतना आतंकवाद देख चुके हैं और ये भी हम जानते हैं कि उस आतंकवाद का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देश से आ रहा था। हम आमतौर पे पाकिस्तान हमारे यहां आतंकवाद के लिए जिम्मेदार रहा है, तो भाई एक दूसरे देश से उस आतंकवाद का बड़ा हिस्सा हमारे यहां आया था, इस बात को भी हम जानते हैं। तो अब यहां पर क्या है, देखिए आतंकवाद के लिए पैसा चाहिए। भाई कोई आतंकवादी संगठन है, उसको हथियार खरीदने होते हैं, उसको अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है, उसको लोग आतंकवादी थोड़ा ना मुफ्त में काम करते होंगे, उनको भी पैसा मिलता होगा, है ना। तो भाई आपको इन सब चीजों के लिए, आतंकवाद एक महंगा शौक है, मतलब सस्ते में नहीं होता होगा आतंकवाद, मैं ऐसा मान सकता हूं। तो भाई खर्चा तो अच्छा खासा होता होगा, तो इसके लिए आपको चाहिए फंडिंग। तो आतंकवाद की फंडिंग जो है वो आमतौर पे कोई व्हाइट मनी से तो होती नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं कोई चेक काट के देता होगा, ये लो भैया तुम आतंकवादी संगठन हो, ये लो मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक, ऐसे तो नहीं होता होगा। जैसे लोग अक्सर किसी चैरिटी के लिए डोनेट करते हैं, ऐसे तो नहीं करते होंगे। तो आतंकवाद के लिए जो फंड आता है आमतौर पर वो मनी लॉन्ड्रिंग से आता है। तो इस बात को समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इतना गंभीर अपराध क्यों है। यह आपको हालांकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इतना गंभीर अपराध इसीलिए माना जाता है कि वो बहुत सारे अपराधों में जो फंडिंग होती है उसकी भूमिका निभाता है। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो मानव तस्करी हो, चाहे वो ड्रग्स हो, भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, बच्चियों को किडनैप करके दूसरे देशों में ले जाके बेच दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो। तो आप समझते हैं इन सारी चीजों में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके जरिए ही वित्त पोषण होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा एक बात और है, इसमें यह भी हो सकता है कि मनी जो है, पैसा जो है, वो किसी दूसरे देश में लॉन्डर हो रहा हो। बात समझते हैं कि नहीं भाई। भारत में हम सबको इस बात का अनुभव है ना कि भारत में टेरर फंडिंग जो आमतौर पे आई है वो पाकिस्तान से आई है, मतलब और भी जगह से आई होगी लेकिन पाकिस्तान से आई है, ये तो हम सभी जानते हैं।
तो अब होता क्या है, किसी भी देश के कानून जो होते हैं वो उस देश के अंदर काम करते हैं। तो भारत के जो कानून हैं वो भारत के अंदर काम करेंगे। अब पाकिस्तान पे तो हमारे कानून चलेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जो क्या करता है कि दुनिया भर के देशों में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग यानी कि आतंकवाद की फंडिंग, इन दो चीजों को चेक करता है। आपको समझ में आ गया जरूरत क्या है? यह जरूरत समझनी बहुत जरूरी है कि ये इसकी जरूरत क्या है। भाई हर देश में अपने कानून तो हैं ही, तो ये चेक करता है कि आपके देश का कानून ठीक है कि नहीं, आपके देश का कानून प्रभावी तौर पे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्या इस कानून से बच निकलना आसान है, कहीं इस कानून का भी दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें ये चेक करता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर ये देशों को अलग अलग कैटेगरी में डालता है। कुछ देश जैसे पाकिस्तान एक ग्रे लिस्ट में आते हैं, कुछ देश जैसे उत्तरी कोरिया वगैरह वो एक ब्लैक लिस्ट में आते हैं। ठीक है, इस तरह की कई सारी ये रेटिंग जारी करता है और आमतौर पे हर साल देशों की ये रेटिंग जारी करता है। तो इस बार क्या हुआ है, 2023-24 की रेटिंग में उसने इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जो व्यवस्था है, भारत की मनी लॉन्ड्रिंग को मैं ML लिखूंगा, ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को TF लिखूंगा। भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ जो कानूनी व्यवस्था है वो अच्छी है, वो सुदृढ़ है, ये बात FATF ने कही है। उन्होंने भारत को इनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, वो बहुत टेक्निकल है, उसको हम छोड़ सकते हैं, पर एक कैटेगरी इन्होंने भारत के, एक जो कैटेगरी जिसमें भारत को रखा है वो है रेगुलर फॉलो अप, यानी कि आपके यहां कानून बहुत अच्छा है, उसको लेकिन समय समय पर जांचते रहने की आवश्यकता है कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं। तो रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में भारत को डाला है, जो कि एक अच्छी कैटेगरी है। जो कैटेगरी उस श्रेणी में आती है जिन देशों में अच्छे प्रभावी कानून हैं इस अपराध से निपटने के लिए। ठीक है, साथ के साथ उन्होंने यह भी कहा है, क्योंकि इस बात को समझिए, अब तो टेक्नोलॉजी का बड़ा विकास हो गया है। भाई आप जानते हो ना, ट्रांजैक्शन भी जो है, वित्तीय प्रणाली भी जो है वो काफी हद तक ऑनलाइन है। अब ऐसा थोड़ा ना, अब आप मतलब नकद वगैरह का उतना कल्चर कहां रह गया, आपकी वित्तीय प्रणाली भी काफी हद तक ऑनलाइन हो गई। तो उन्होंने यह भी कहा है कि भारत ने तकनीकी क्षमता का भी शानदार विकास किया है। भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारी तकनीकी क्षमता का भी विकास जो है वो अच्छा रहा है कि हमने ऐसी तकनीकी क्षमता विकसित करी है जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग जो है उसको हम रोक सकते हैं। यह बात उन्होंने कही है कि भारत का इसमें अच्छा चीज है, जो अच्छा है, एक पूरा प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है। 2-3 बातें उन्होंने भारत को लेकर कही हैं जिनका भारत को ध्यान रखना होगा। जो कुछ सुझाव जिन्हें हम कह सकते हैं उन्होंने भारत को दिए हैं कि व्यवस्था अच्छी है लेकिन उसको और अच्छी बनाने के लिए क्या सुझाव दिए हैं। अगर मैं सुझावों की बात करूं कि जिन चीजों में भारत को सुधार की आवश्यकता है, ऐसे क्या सुझाव दिए हैं। पहला तो उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहली चीज कहा कि न्याय मिलने में अभी आपके यहां देरी होती है। पहली बात उन्होंने ये कही, ये तो यार हम सबको पता ही है, मतलब इसमें तो हम सभी जानते ही है ना, मतलब ये तो आपको और मेरे को भी पता है कि यार हमारे यहां न्यायालय में मामला चला जाता है, कोर्ट में मामला शुरू हो जाता है, उसके बाद वो कब खत्म होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये तो हम सबका लिव्ड एक्सपीरियंस है। तो भाई यही यहां पर उन्होंने कहा है कि आपके यहां मामले दर्ज हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, यह बात सही है, लेकिन उसमें न्याय होने में बहुत समय लग रहा है। न्याय की प्रक्रिया आपकी जो है वो बहुत डिलेड है, तुरंत जो है जल्दी से जो है इसमें निर्णय होकर लोगों को हम सही न्याय दे नहीं पा रहे आप लोग, ये एक चुनौती है। तो ये एक उन्होंने भारत के लिए कहा है। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि जो गैर वित्तीय क्षेत्र है, देखिए याद रखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ही मैं बोलता हूं आमतौर पर सबके दिमाग में आता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेयर मार्केट, यहीं से होती होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो गैर फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल क्षेत्र जो है वहां से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकने के लिए और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे एक एग्जांपल इसमें मैं आपको देता हूं, रियल एस्टेट एजेंट, आपके प्रॉपर्टी एजेंट जो होते हैं। बेटा आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि भारत में संपत्ति के माध्यम से कितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है।
कोई प्रॉपर्टी की कीमत कुछ और है, वो किसी और कीमत पे खरीदी जाती है, बाकी पैसा जो है वो लॉन्डर होता है। या आपने देखा होगा वास्तविक कीमत कुछ और है, आप कम कीमत पे खरीदते हो और या किसी अन्य कीमत पे खरीदते हो, बाकी ट्रांजैक्शन कैश में होता है। वो कैश पैसा कहां से आ रहा है, करोड़ों रुपया, वो लॉन्डर्ड पैसा ही है। तो आपका प्रॉपर्टी एजेंट हो गया, आपके प्रेशियस मेटल्स, आपके बहुमूल्य धातुओं के एजेंट हो गए। बहुमूल्य धातु के विक्रेता, आप किसी भी सुनार से, जूलर से बात करके देखें तो मतलब ये फैक्ट है, हम सभी जानते हैं, वो आपको ऐसे 10 लोगों के नाम बता देगा जो आपको चुपचाप से सस्ते में सोना दिलवा देगा, टैक्स वैक्स से बचवा लेगा। ऐसे 10 लोगों को वो जानता होगा। तो आपके बहुमूल्य धातु के विक्रेता वगैरह जो हैं, इसके अलावा आपका ये जो आजकल बिटकॉइन वगैरह चला हुआ है, आपके वर्चुअल एसेट जिन्हें हम कहते हैं कि आपके बिटकॉइन वगैरह, तो भाई इनके ऊपर इनसे आप मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकोगे, इसको लेकर आपको अभी और प्रभावी नीतियां बनाने की आवश्यकता है। हालांकि भारत ने किया है, ये सारे के सारे जो हैं, भारत का जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्ट है, पीएलएमए एक्ट, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। भारत ने इन सबको शामिल किया है उनके अंतर्गत, लेकिन तब भी यहां पे एफएटीएफ ने कहा है कि इसमें भी आपको सुधार की आवश्यकता है। एफएटीएफ ने एक चीज और कही है कि मनी लॉन्ड्रिंग से रोकथाम के नाम पर आपको यह ध्यान देना चाहिए कि एनजीओ पे आप अत्याचार ना करें, कि एनजीओ पर कार्रवाई जो है वो सोच समझकर की जानी चाहिए। मतलब एनजीओ पर, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाकर बहुत सारे संस्थान जो एनजीओ थे, या तो उनके फॉरेन फंडिंग के जो लाइसेंस थे वो कैंसिल कर दिए, या फिर उनके अकाउंट सील कर दिए। जैसे कुछ एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख के लाया हूं। जैसे 2022 में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मामला तो आप सभी को याद होगा। 2022 में भारत ने क्या किया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल का करीब 1.5 करोड़ रुपया जब्त कर लिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि ये एनजीओ अक्सर सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल पे सरकार ने कार्रवाई करी थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अभी 2024 में ही तो हुई थी ना ये आपका जो सीपीआर है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, 2024 में अभी ही कुछ दिनों पहले सीपीआर जो है आपका, उसका भी एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया था। 2015 में ग्रीन पीस इंडिया, 2015 में ग्रीन पीस जो कि एक पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था है, उस पर कार्रवाई की गई थी। तो ये सारे बड़े रेप्यूटेड संस्थान हैं जिन पर सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा के कार्रवाई करी है। तो एफएटीएफ ने यह भी कहा है कि भाई ये आपका नीति है, आप अपने देश में कानून खुद बना सकते हैं, आप स्वायत्त हैं, सही बात है, लेकिन आप एनजीओ के खिलाफ जो कार्रवाई करें उसको थोड़ा सोच समझ के करें, उसको थोड़ा ऐसे करें कि आप जो है वो ऐसा ना हो जाए कि आपको जो है वो एक अत्याचार की दृष्टि से देखा जाए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बाकी देशों की बात करें तो मोनाको और वेनेजुएला जो हैं उनकी मॉनिटरिंग बढ़ाई है। कुछ मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था ये कुछ चीजें। तो और जमैका और तुर्की ने जो तरक्की की है उसकी उन्होंने तारीफ की है। रूस अभी भी निलंबित स्टेट में ही इसमें रखा गया है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें इसमें करी गई हैं। अब इसमें एक बात आप ये समझ लीजिए कि एक तो ऑब्वियसली कि आपके देश की इससे फर्क क्या पड़ता है कि एक तो आपके देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है वो बेहतर होती है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अच्छे से काम कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी छवि तो बेहतर हो ही जाती है। इसके अलावा क्योंकि अगर आप एक ऐसे देश से बिलोंग करते हो जिसकी एफएटीएफ रेटिंग अच्छी है, तो अगर आगे आपके देश की कोई कंपनी विदेशों से ऋण मांगने जाती है, विदेशों से लोन लेने जाती है, तो उसका बैकग्राउंड चेक कम होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास ही अगर कोई कंपनी आए और एक कंपनी हो अमेरिका की और एक कंपनी हो ईरान की, तो भाई आप कौन सी कंपनी को आसानी से लोन दोगे? यार आप अमेरिका वाली को दे दोगे या कम जांच करोगे? ईरान वाली की तो आप भरपूर जांच करोगे ना। या कोई कंपनी पाकिस्तान से आई है तो उसकी तो आप जम के जांच करोगे, भाई पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, इनका पूरा अकाउंट चेक करो। तो आमतौर पर आपके देश की छवि कैसी है वो इससे प्रभावित होती है, जिससे आपको ऋण इत्यादि मिलने में आसानी हो सकती है। ठीक है, तो एफएटीएफ की रिपोर्ट इस बार अच्छी रही है। अब अगले साल इसका फिर से रिव्यू होगा तो हमको फिर से पता चलेगा कि भारत ने इसमें कैसा प्रदर्शन किया है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि हिंदी भाषा में चलने वाले सारे बैचेस में भारत के सबसे अच्छा बैच जो है वो स्टडी आईक्यू का P2I बैच है। तो भाई हमारा बैच जो है सारे के सारे हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सब जो है शुरू हो चुके हैं 26 तारीख से। 30 जून लास्ट डेट है, 30 जून तक ही सेल भी है, जिसमें आप एजे लाइव कोड लगा के 25,999 में इससे जुड़ सकते हैं।
रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली आपको फीडबैक दिया जाएगा। 18 किताबें आपके घर पे, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।